फ्रेंड्स, पिछले 30 सालों के अंदर आयोजित हुए कंपटीशन एग्जाम्स में जितने भी क्वेश्चन हड़प्पा सभ्यता से संबंधित पूछे गए हैं वो सभी के सभी मैंने कुल 5 वीडियोज में कवर कर लिए हैं। वो वीडियो सभी के सभी आपको प्राचीन भारतीय इतिहास की एक प्लेलिस्ट है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, उसमें सभी के सभी वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो इस टॉपिक को पूरा कंप्लीट कीजिए आप। प्रीवियस एग्जाम्स में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी कवर कर दिए हैं उसमें मैंने। इस वीडियो में लघु उत्तरात्मक प्रश्न देखते हैं इससे संबंधित। अगले वीडियोज में दीर्घ उत्तरात्मक और अति लघु उत्तरात्मक क्वेश्चंस कवर किए जाएंगे, तो उनको भी ज़रूर देखिएगा। पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी, कैसे? तो कैसे हम कह सकते हैं कि ये एक शहरी सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी। इस सभ्यता की एक खास विशेषता ये थी फ्रेंड्स, ये एक नगरीय सभ्यता थी। अन्य जो भी सभ्यताएं थी विदेशों में, जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, मिस्र की सभ्यता थी, बाकी सभी सभ्यताएं ग्रामीण सभ्यता थी। इस सभ्यता की तरह विकसित शहरी सभ्यता कोई सी भी नहीं थी। तो हड़प्पा सभ्यता एक शहरी यानी नगरीय सभ्यता थी क्योंकि यहाँ एक सुनिश्चित नगर के अवशेष मिले हैं। उस समय के प्राचीन विश्व में ऐसे नगर कहीं भी नहीं मिले, जितने भी दूसरी सभ्यताएं हैं वहाँ कहीं भी ऐसे नगर नहीं मिले हैं। सुनिश्चित नगर के अवशेष मिले हैं यानी एक व्यवस्था योजना के तहत बसाए गए नगर के अवशेष मिले हैं। टाउन प्लानिंग, नगर नियोजन में ये बहुत ही एक्सपर्ट थे इस सभ्यता के लोग। इस सभ्यता के सभी नगर योजनाबद्ध तरीके से बसाए गए थे। नगर के मुख्य हिस्से पर किलेबंदी की गई थी और पूरा नगर 4 दीवारी से घिरा हुआ था। मुख्य हिस्सा यानी जिस हिस्से में अमीर लोग रहते थे उस हिस्से की किलेबंदी की गई थी और 4 दीवारी से घेरा गया था पूरे हिस्से को, नगर के हिस्से को, खासकर मुख्य नगर के हिस्से को। इस सभ्यता के अवशेष जो आधुनिक नगर की ओर इशारा करता है। सीधी व चौड़ी सड़कें मिली हैं, 2 मंजिला भवन मिले हैं, विशाल स्नानागार मिला है, अन्नागार मिला है और नालियां ढकी हुई मिली हैं। और ये सभी के सभी जो अवशेष हैं, 2 मंजिला भवन, विशाल अन्नागार और स्नानागार, ये जो अवशेष हैं ये किस स्थान से मिले हैं? मोहनजोदड़ो नामक स्थान से मिले हैं। मोहनजोदड़ो की साइट जो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, वहाँ से ये अवशेष मिले हैं। जो भवन है इस सभ्यता के वो बहुमंजिला भी मिले हैं। बहुत से भवन बहुमंजिला भी नहीं, 2 से ज़्यादा मंजिल के भी भवन मिले हैं। 2 मंजिले भवन तो मिले ही मिले हैं। जो नगर जो हैं वो मुख्य व्यापारिक केंद्र भी थे। आसपास के छोटे नगरों के लोग वहाँ आकर व्यापार करते थे। तो बहुत ही विकसित ये सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी और बहुत ज़्यादा जनसंख्या इस सभ्यता की रही है। बहुत ज़्यादा जनसंख्या में रहते थे लोग शहर में। हड़प्पा संस्कृति को कांस्य युग क्यों कहते हैं? तो हड़प्पा सभ्यता जो है वो कांस्य युग की सभ्यता कहलाती है, यानी ब्रॉन्ज एज के पीरियड में ये विकसित हुई थी हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा काल की सबसे प्रमुख कारीगरी नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति है, वो कांसा धातु की बनी हुई थी। एक नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति मिली है मोहनजोदड़ो नामक शहर से। ये सबसे बड़ी कारीगरी है इस सभ्यता की। और वो किस धातु की बनी हुई थी? कांसा यानी ब्रॉन्ज धातु की बनी हुई थी। इससे पहले की सभ्यता पाषाण सभ्यता थी और उसके बाद की सभ्यता थी तांबा सभ्यता, ताम्र युगीन सभ्यता। उसके बाद आई थी कांस्य युगीन सभ्यता। जो ये कांस्य युगीन सभ्यता कांसा किसको मिलाकर बनता है? तांबा और टिन को, यानी इनको धातुओं को मिला के बनाने में काफ़ी नॉलेज थी। हड़प्पा सभ्यता के लोग तांबे में टिन मिलाकर कांसा बनाने की विधि जानते थे। ये जानते थे कि किस तरह तांबे में टिन मिलाकर कांसा धातु बनाई जाती है। तो कांसा धातु किन धातुओं से मिलकर बनती है इसके लिए ट्रिक मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ। कांता टी रहेगा, कांता में का से बन जाएगा कांसा, ता से तांबा और टी से टिन। तांबा और टिन को मिलाकर कांसा धातु बनती है। कांता टी, ये वर्ड याद रखें आप, कभी भी नहीं भूलेंगे, गलत नहीं करेंगे एग्जाम्स में। विधि जानते थे। ये लोग धातु को पीटकर चादर बनाने की कला से परिचित थे। इन लोगों को पता था कि किस तरह धातु को पीटकर चादर बनाई जाती है, इस कला में ये निपुण थे। कांसे का प्रयोग ये लोग अस्त्र शस्त्र बनाने में करते थे। कांस्य धातु का प्रयोग बर्तन बनाने में करते थे, पशु मूर्तियां बनाने में करते थे, कृषि की सामग्री आदि बनाने में भी ये लोग करते थे। ये लोग सोना और चांदी से भी परिचित थे, लेकिन ये लोग लोहा धातु से परिचित नहीं थे। लोहा यानी आयरन धातु से परिचित नहीं थे। कांसा धातु ने इस सभ्यता को उन्नति के शिखर पर पहुंचाया था।
और यह विश्व की पहली नगरीय सभ्यता बनी। इसी के कारण ये कांसे के दम पर ये विश्व की पहली नगरीय सभ्यता बनी। कांसाई धातु इनकी मेन थी, इसी के बहुत ज़्यादा नॉलेज थी। अतः हम कह सकते हैं कि हड़प्पा संस्कृति एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। ये इससे पहले शुरुआत में पाषाण युग की शुरुआत हुई, जब आदमी ने पत्थर का प्रयोग करना सीखा था, आग का आविष्कार किया था। उसके बाद ताम्र युग की सभ्यता रही, तांबे का यूज करना सीख गया था आदमी। उसके बाद कांसा का धातुओं को मिलाकर बनाने का गुण सीख गया था, तांबे में टिन मिलाकर कांसा बनाना सीख गया था, कांस्य युग की सभ्यता थी। उसके बाद लोहे का प्रयोग सीख गया था आदमी, लोह युग की सभ्यता आती है तब। कार्बन 14 मेथड यानी कार्बन 14 विधि से आप क्या समझते हैं, इस क्वेश्चन का देख लेते हैं। कार्बन डेटिंग मेथड भी बोलते हैं। किसी भी जीवाश्म की यदि आप आयु ज्ञात करना चाहते हैं, कोई भी आपको बोन मिली है, कोई भी हड्डी मिली है, उसकी आयु ज्ञात करना चाहते हैं कि कितनी पुरानी है, तो इसके लिए क्या करेंगे, आप कार्बन डेटिंग मेथड का प्रयोग करेंगे। इसी मेथड से पुरातत्वविद ये जानकारी लेते हैं कि सिंधु घाटी के किस काल के दौरान की थी। कार्बन 14 यानी C14 विधि तिथि निर्धारण की वैज्ञानिक विधि है। यह तिथि निर्धारण की वैज्ञानिक विधि है। C14 विधि के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का कालक्रम 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के बीच में था, और ये सर्वमान्य है फ्रेंड्स। सारे वैज्ञानिकों ने इसी को मान्यता दी है, क्योंकि ये वैज्ञानिक रूप से डिस्कवर किया गया है कि इस टाइम पीरियड के दौरान के जो भी जीवाश्म वहाँ से मिले हैं वो इस टाइम पीरियड के मिले हैं। कार्बन डेटिंग मेथड इसको बोलते हैं। इसके द्वारा आयु ज्ञात की जाती है। किसी पेड़ की भी आयु फ्रेंड्स यदि ज्ञात करनी है तो वार्षिक वल्य के आधार पर भी ज्ञात की जाती है। ये पॉइंट भी याद रखें। जो वार्षिक वल्य होते हैं पेड़ के, जब तना काटते हो तो इस तरह के सर्कल आपको मिलेंगे। इन सर्कल में एक सर्कल आपको 1 साल के बराबर रख सकते हैं। एक सर्कल यानी 1 साल इसकी उम्र पेड़ की होगी। तो किसी भी जीवित वस्तु को में कार्बन 12 एवं कार्बन 14 की समान मात्रा में पाए जाते हैं। यदि जीवित हैं तो कार्बन 12 और कार्बन 14 दोनों बराबर मात्रा में हमारे अंदर हैं, लेकिन जैसे ही हमारी मृत्यु होगी तो कार्बन 12 तो वैसे के वैसे ही रहेगा और कार्बन 14 घटता जाएगा। तो इससे आयु ज्ञात कर लेते हैं कि कार्बन 14 की कितनी मात्रा घटी है हमारे शरीर में। इससे हमारी आयु का पता चल जाता है कि हमारी मृत्यु किस दिन हुई थी, कितने साल पहले हुई थी। यही तरीका, यही सब इसमें लिखा हुआ है कि जब हम जीवित रहते हैं तो कार्बन 12 और कार्बन 14 दोनों समान मात्रा में पाए जाते हैं। मृत्यु और विनाश की अवस्था में कार्बन 12 की मात्रा तो स्थिर रहती है, यानी कार्बन 12 तो उतना के उतना ही बना रहता है, मगर कार्बन 14 का निरंतर क्षय होने लगता है, यानी मृत्यु के बाद कार्बन 14 घटने लगता है। तो जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी कम होगी उसकी उम्र उतनी ज़्यादा होगी, वह उतनी पुरानी मानी जाती है। तो यह आसान भाषा में आपको समझा दिया है मैंने। सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन यानी टाउन प्लानिंग का वर्णन करो। तो टाउन प्लानिंग के ये लोग एक्सपर्ट थे, सिंधु घाटी सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता के लोग। तो इनके बारे में, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता नगर नियोजन को माना जाता है, यानी टाउन प्लानिंग को। इस सभ्यता के नगरों को एक निश्चित योजना के अनुसार बसाया गया था। जिस तरह से आजकल कुछ एक शहर बसाए जाते हैं, जैसे कि चंडीगढ़ शहर बसाया था ली कार्बूजियर फ्रांस के आर्किटेक्ट ने, उसी तरह बहुत से शहर योजना के तहत अब बसाए जा रहे हैं। तो वो इतने विकसित थे उस सभ्यता के लोग कि उन्होंने उस समय ही एक प्लानिंग के तहत उस समय वो शहर बसाते थे। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और सभी के सभी नगर एक प्लानिंग के तहत बसाए गए थे, एक योजना के तहत। उनकी योजना बनाकर पहले से नक्शा वगैरह बना के शहरों की सड़कें चौड़ी और सीधी होती थी। शहरों की जो सड़कें होती थी चौड़ी होती थी और सीधी होती थी। ये क्वेश्चन भी फ्रेंड्स एग्जाम्स में पूछा गया है, कई कंपटीशन एग्जाम्स में, कि उनकी सड़कों के बारे में कौन सा कथन इनमें से गलत है या सही है, इस तरह से पूछा गया था। तो सीधी और चौड़ी ये ऑप्शन में था, ये सही था उसका। सड़कें आपस में समकोण पर काटती थी। जो सड़कें थी वो आपस में समकोण पर काटती थी, जैसे कि इस तरह ये ग्रिड में बने हुए थे। जैसे ये बड़ा हाईवे हो गया, उनका बड़ा सड़क हो गया, ये ऐसे ग्रिड में शहर बसा हुआ था। ये छोटी गलियां होगी ग्रिड में, एक बड़ी गली में ये जाकर मिलते थे। इस तरह के ग्रिड में ये बसा हुआ था, ग्रिड पद्धति के अनुसार बसे हुए थे। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है इनसे के नगर नियोजन से संबंधित कि किस पद्धति के अनुसार, ग्रिड पद्धति के अनुसार। जाल पद्धति भी बोल सकते हैं, एक जाल सा बन गया होगा ये,
इस तरह की जाल पद्धति के अनुसार ये घर बसे हुए थे इस सभ्यता के। सड़कें आपस में समकोण यानी 90 डिग्री पर काटती थी। सभी छोटी सड़कें मुख्य सड़क से मिलती थी। सभी जो छोटी सड़कें हैं, मैंने जैसे आपको एक ग्रिड बनाकर दिखाया, छोटी सड़कें जो है वो एक बड़ी सड़क में जाकर मिलती थी, मुख्य सड़क में जाकर मिलती थी। नालियां पक्की ईंटों की बनी हुई थी। इनकी नालियां पक्की ईंटों की बनी हुई थी और ढकी रहती थी, और इनकी सड़कें भी पक्की ईंटों की बनी हुई थी, पक्की ईंटों से बनाई गई थी, मिट्टी और पक्की ईंटों का प्रयोग करके। नालियों को साफ करने के लिए एक निश्चित दूरी पर ढक्कन लगे हुए थे, होज लगे हुए होते थे नालियों पर सफाई करने के लिए निश्चित दूरी पर, और बड़े बड़े पत्थरों और ईंटों से इनको ढका गया था नालियों को। और एक जगह पर लकड़ी की नालियां भी पाई गई हैं, वो जगह है कालीबंगा। कालीबंगा हनुमानगढ़ राजस्थान में है। घर एवं उनकी जो सड़कें हैं पक्की ईंटों की बनी होती थी। उनकी सड़कें, घर भी उनके पक्की ईंटों के बने होते थे। सभी घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर न खुलकर पीछे की ओर खुलते थे। सभी घरों के जो दरवाजे हैं मुख्य सड़क की, मेन सड़क की ओर कोई भी दरवाज़ा नहीं खुलता था, वो पीछे की ओर खुलते थे ताकि एक्सीडेंट की संभावना कम हो और ज़्यादा भीड़ भाड़ न बन सके मुख्य सड़कों पर। इस कारण से यह व्यवस्था की गई थी। और ऐसा माना जाता है कि जब हवाएं चलती थी तो घर एवं सड़कें खुद ही साफ हो जाती थी। नगर के मुख्य हिस्से को चारदीवारी से घेरकर किल्लेबंदी की गई थी। नगर का जो मुख्य हिस्सा है उसको चारदीवारी से घेरकर उसकी किल्लेबंदी की गई थी, उसको चारदीवारी से घेरा गया था। मुख्य हिस्से में कौन रहते थे? जो प्रशासनिक अधिकारी, राजनेता लोग और सबसे वरिष्ठ जो उस टाइम के जो विशेष उच्च वर्ग के लोग हैं वो रहते थे वहाँ पर, जिसकी चारदीवारी से किल्लेबंदी की जाती थी। जबकि कालीबंगा में पूरे नगर की सुरक्षा के लिए चारदीवारी से घेरा गया था, यानी पूरे नगर को ही चारदीवारी से घेरा गया था। तो ये विशेषता थी इनकी, चारदीवारी जरूर बनी रहती थी। और एक चन्नूदड़ो ऐसा शहर था जिसकी किल्लेबंदी नहीं की गई थी, यानी चारदीवारी से उसको नहीं घेरा गया था। चन्नूदड़ो एक ऐसा शहर मिला है इनमें से। बाकी सभी शहरों में मुख्य जो दुर्ग का एरिया है जहाँ पर पुरोहित वगैरह उच्च वर्ग के लोग रहते थे, उसकी सुरक्षा के लिए उसको जरूर घेरा गया था दीवार से। हड़प्पा सभ्यता के 4 प्रमुख नगरों के नाम लिखे। 4 प्रमुख नगरों के बारे में पूछा है यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता से संबंधित। हड़प्पा सभ्यता के 4 प्रमुख नगर निम्नलिखित हैं। एक तो हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, राखीगढ़ी हो गया, इनके बारे में लोथल हो गया। इन नगरों के बारे में किसी भी नगर के बारे में आप लिख सकते हो इसमें क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। कोई भी नगर यदि आपको जिसके बारे में पता है, जिस भी नगर के बारे में, कालीबंगा के बारे में लिख सकते हो, या फिर बनावली के बारे में लिख सकते हो, या फिर हड़प्पा, मोहनजोदड़ो तो मेन नगर है ही, चन्नूदड़ो के बारे में, धोलावीरा के बारे में लिख सकते हो यदि आपको उसके बारे में जानकारी है तो। हड़प्पा के बारे में देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में खोजा गया सबसे पहला शहर कौन था? हड़प्पा ही था। हड़प्पा ही शहर के नाम पर इस सभ्यता का नाम भी हड़प्पा सभ्यता। इस सभ्यता का रियल नेम क्या है? हड़प्पा सभ्यता है। हालांकि इसको कई नामों से बुलाते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु या सरस्वती घाटी सभ्यता, लेकिन इसका रियल नेम है हड़प्पा सभ्यता, क्योंकि सबसे पहला खोजा गया जो नगर था वो हड़प्पा ही था। इस कारण से इसका नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया है। सबसे पहला शहर हड़प्पा था, इसी कारण से हड़प्पा सभ्यता इसको नाम दिया गया है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में लाहौर से कुछ ही दूरी पर है। लाहौर जो शहर है पाकिस्तान का, रावी नदी के तट पर, और ये हड़प्पा भी रावी नदी के तट पर ही है। हड़प्पा जो शहर है इसका पाकिस्तान के, और इसकी खोज किसने की थी? दयाराम साहनी। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में 1921 में सबसे पहला स्थल खोजा गया था, ये पॉइंट याद रखें। दयाराम साहनी ने इस हड़प्पा स्थल की खुदाई करवाई थी। और जो दूसरा खोजा गया स्थान था इसका वो था मोहनजोदड़ो, और वर्तमान में ये तीसरा सबसे बड़ा स्थल है इसका। पहला है राखीगढ़ी, उसके बाद धोलावीरा, उसके बाद मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा स्थान है इस सभ्यता का। और सबसे ज़्यादा साक्ष्य यहीं से मिले हैं, मोहनजोदड़ो से ही मिले हैं। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला, लेकिन वास्तव में यहाँ पर कोई भी डेड बॉडी नहीं मिली, क्योंकि यहाँ पर जलाया जाता था।
जो भी शव है उनको शवों को जलाया जाता था। कोई भी कब्रिस्तान, ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम्स में पूछा जाए, कोई भी एक कंपटीशन एग्जाम्स में कई बार पूछा जा चुका है कि किस स्थान पर कोई भी कब्रिस्तान नहीं मिला है। हड़प्पा से 37 कब्रिस्तान मिला है, लेकिन मोहनजोदड़ो से कोई कब्रिस्तान नहीं मिला क्योंकि वहाँ पर जलाया जाता था लोगों को। इसको मृतकों का टीला, इसका शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। वहाँ की लोकल भाषा में इसका अर्थ है माउंड ऑफ द डेड। इंग्लिश में भी पूछा गया है ये एक एग्जाम में कि माउंड ऑफ द डेड किसका उपनाम है, किस शहर का, तो वो है मोहनजोदड़ो। इसी नाम से एक फिल्म भी बनी है ऋतिक रोशन की, मोहनजोदड़ो के नाम की ही। वहाँ पर जो है मोहनजोदड़ो, उसका पिता जो है वो मोहनजोदड़ो का पुराना वासी रहता है और वो आमरी में जाकर बस जाता है। आमरी मोहनजोदड़ो के निकट ही एक अन्य स्थल है, हड़प्पाकालीन स्थल है, छोटा स्थल था ये भी सिंधु नदी के तट पर ही था। मोहनजोदड़ो नगर की खोज 1922 में रखड़दास बनर्जी ने की थी। रखड़दास बनर्जी ने इसकी खोज की थी। मोहनजोदड़ो की खुदाई से प्राप्त साक्ष्य कौन से हैं? विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है एक, द ग्रेट बाथ इसको बोलते हैं। अन्नानागार प्राप्त हुआ है एक, और एक नर्तकी की मूर्ति, कांस्य की नर्तकी की मूर्ति यहाँ से मिली है। मोहरे भी मिली है, पशुपति मोहर भी यहाँ से मिली है। तो मोहरे और मर्दबांड ये तो हर एक जगह से मिले हैं, ये तो याद रखें। और सबसे प्रसिद्ध मर्दबांड रहे हैं कालीबंगा नामक स्थान के मर्दबांड, यानी मिट्टी के बर्तन जो है वो सबसे प्रसिद्ध रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर, बहुत ज़्यादा मात्रा में वहाँ पर मिले हैं। लोथल एक और स्थल के बारे में, लोथल एक बंदरगाह शहर था। उस समय का सबसे बड़ा बंदरगाह था, भारत का पहला बंदरगाह। यदि आपसे पूछा जाए भारत का पहला बंदरगाह कौन सा था, तो उसका आंसर रहेगा लोथल। लोथल किस राज्य में है? गुजरात राज्य में है। अहमदाबाद से कुछ ही दूरी पर यह स्थान है। और लोथल हड़प्पा का प्रमुख बंदरगाह शहर था। यहाँ से उस समय का गोदीवाड़ा मिला है। तो प्राचीन गोदीवाड़ा, यदि आपसे पूछ लिया जाए, एग्जाम्स में पूछा भी गया है कि प्राचीन गोदी कहाँ से मिली है, तो वो स्थान है लोथल। और जो गोदीवाड़ा है वो सिंधु घाटी सभ्यता से ही रिलेटेड था। यहाँ के इस स्थल की खोज 1954 में किसने की थी? रंगनाथ राव ने की थी। 1954 में इस स्थान का पता लग गया था, लेकिन 1955 में इस स्थल की खुदाई हुई थी, यानी इसके एक साल बाद। कई बुक्स में फ्रेंड्स 1957 भी लिखा मिलेगा, लेकिन मैंने ये फैक्ट ढूंढ के लिया है विकिपीडिया से, गूगल विकिपीडिया से लिया है और कई जगह वेरीफाई भी किया है। तो 1954 में यही मिला है मेरे को, यही सबसे सही मान सकते हो आप। कई बुक्स में अलग अलग लिखा मिलेगा, हालांकि ये बुक्स में ये भी लिखा मिलेगा कि 1954 से 1961 के बीच में रंगनाथ राव ने कई स्थानों की खोज की थी, उनमें से एक लोथल भी था। 1955 में इस स्थल की खुदाई की गई थी। यह स्थल गुजरात के अहमदाबाद जिले में किस नदी के तट पर था? भोगवा नदी के तट पर स्थित था। तो भोगवा नदी को ये याद रखने के लिए कि ये किस नदी के तट पर था, ट्रिक रहेगा कि लोभी व्यक्ति को भोगना पड़ता है। यहाँ से लोभी में लो से बन गया लोथल, बी से भोगवा। तो इस तरह से हमेशा के लिए याद रख सकते हो आप। राखीगढ़ी शहर ये हरियाणा में मिला है, हरियाणा के हिसार जिले में। हड़प्पा सभ्यता के नगरों में से सबसे बड़ा नगर राखीगढ़ी था। सबसे बड़ा नगर जो वर्तमान में आपसे पूछा जाएगा तो ये था राखीगढ़ी, लेकिन ये अब वर्तमान में बहुत ही लेट खोजा गया है। 1997 से 99 के बीच में इसकी खुदाई की गई थी राखीगढ़ी स्थान की, तो बहुत ही लेट इसकी खुदाई की गई है। वर्तमान में यह स्थल हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। यहाँ पर मन के बनाने के बड़े बड़े कारखाने मिले हैं, और मन के बनाने के कारखाने अन्य स्थलों से भी मिले हैं। ये नहीं है कि ये एक ही राखीगढ़ी से ही, लेकिन यहाँ पर विशेष तौर पर बहुत ही बड़े बड़े कारखाने मिले हैं। और मर्द भांड तो यहाँ बहुत ही ज़्यादा मिले हैं, हर एक स्थान से ही मिले हैं। तो ये राखीगढ़ी भी बहुत इंपॉर्टेंट, इस सभ्यता का सबसे बड़ा स्थान था ये, और इसकी बहुत सारे स्थानों की खुदाई करनी अभी बाकी है। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? ये प्रश्न बहुत ही अच्छा है। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता को क्यों कहते हैं, इसके आंसर्स देख लीजिए। इतिहासकारों के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का असली नाम क्या था? हड़प्पा सभ्यता था, क्योंकि इसके सबसे पहले जो शहर खोजा गया था इसके हड़प्पा ही शहर था। नियमानुसार यदि किसी भी सभ्यता की लिपि को पढ़ा न जा सके तो उस सभ्यता का नामकरण उसके सबसे पहले खोजे गए स्थल के नाम पर कर दिया जाता है। तो जिस सभ्यता की लिपि का जो ये नियम है कि जिस सभ्यता की यदि लिपि को पढ़ लिया गया हो
लिपि के ऊपर लिया गया है तो उसमें नाम कहीं ना कहीं मिल ही जाता है कि ये किस रीजन के लोग थे, किस क्षेत्र के ये लोग थे। इसको मेलुआ बोला जाता था। जो विदेशी है मेसोपोटामिया है, मेसोपोटामिया वाले इसको मेलुआ बोलते थे। ये वहाँ के शिलालेखों में प्राप्त हुआ है ये नाम, लेकिन यहाँ की लिपि को पढ़ा नहीं जा सका। इसके कारण इसका सबसे पहले जो स्थल खोजा गया उसी के नाम पर रख दिया जाता है, उस सभ्यता का नाम जिसके कोई भी लिखित साक्ष्य न पढ़े जा सके। इसको आद्य ऐतिहासिक युग भी के अंतर्गत भी रखते हैं इस सभ्यता को, क्योंकि इसकी लिपि पढ़ी नहीं जा सकी। नियमानुसार यदि किसी सभ्यता, तो ये मैंने आपको बता ही दिया है। राय बहादुर दयाराम साहनी ने सबसे पहले 1921 में हड़प्पा नगर की खोज की थी। सबसे पहले हड़प्पा नगर खोजा गया, इसी कारण इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता कहलाई। इस सभ्यता का नामकरण क्या कर दिया गया? हड़प्पा सभ्यता कर दिया गया। हड़प्पा सभ्यता के विस्तार पर प्रकाश डालिए। हड़प्पा सभ्यता के विस्तार पर प्रकाश डालिए कि ये कहाँ से कहाँ तक फैली हुई थी, कितना एरिया था इसका। ये त्रिभुजाकार आकृति में थी ये माना जाता है ये सभ्यता, और बहुत ही ज़्यादा जनसंख्या थी इस सभ्यता के लोगों की। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार क्षेत्र भारतीय उपमहाद्वीप का उत्तर पश्चिमी भाग था। भारतीय उपमहाद्वीप का उत्तर पश्चिमी भाग, जो पाकिस्तान का भी कुछ हिस्सा आ जाता है इसमें, हरियाणा भारत के भी कुछ हिस्से आ जाते हैं। जैसे ये भारत है, ये पाकिस्तान है, तो इसके कुछ हिस्से आ जाते हैं। जम्मू कश्मीर आ जाता है, पंजाब आ जाता है, हरियाणा आ जाता है, गुजरात आ जाता है, महाराष्ट्र का भी कुछ हिस्सा आ जाता है, यूपी का भी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का भी कुछ हिस्सा आ जाता है, और पाकिस्तान का भी कुछ हिस्सा इसमें आता है। पाकिस्तान का बलूचिस्तान भी आ जाता है इसमें, सिंध प्रांत और पंजाब प्रांत भी पाकिस्तान का आ जाता है इसमें। तो इसके बारे में लिखना कैसे आपको, किस तरह से। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार क्षेत्र भारतीय उपमहाद्वीप। रंगनाथ राव महोदय के अनुसार हड़प्पा सभ्यता के विस्तार क्षेत्र पूर्व से पश्चिम 1600 किलोमीटर। ये पूर्व से पश्चिम इसका मानते हैं कि जैसे ये नक्शा है भारत का, तो इसमें पूर्व से पश्चिम, यानी यहाँ से ये पूर्व हिस्सा है, ये पश्चिमी है, यहाँ से यहाँ तक इसका ये एरिया था। इसमें मान लो पूर्व से पश्चिम ये था 1600 किलोमीटर। पाकिस्तान का भी कुछ हिस्सा आ गया इसमें। और उत्तर से दक्षिण तक, उत्तर से जम्मू कश्मीर का मांडा एक स्थान था, और दक्षिण में दैमाबाद से नीचे भी नर्मदा नदी के तट तक ये सभ्यता थी। तो यहाँ तक ये 1100 किलोमीटर तक फैली हुई थी, उत्तर से दक्षिण तक। इस सभ्यता का लगभग 13 लाख किलोमीटर के एरिया में ये बसी हुई थी ये सभ्यता। और प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया से भी बड़ा क्षेत्र था ये। मिस्र की महान सभ्यता और मेसोपोटामिया की जो बहुत ही प्राचीन सभ्यता मानी जाती है, मेसोपोटामिया यानी सुमेरिया की सभ्यता, इराक देश में जो फली फूली थी, उससे भी बड़ा क्षेत्र इसको माना जाता है। इस सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल जम्मू कश्मीर का मांडा था। जम्मू कश्मीर का मांडा इसका सबसे उत्तरी स्थल था, और सबसे दक्षिणी स्थल था इसका दैमाबाद, महाराष्ट्र। दैमाबाद महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में है। दैमाबाद यहाँ पर तांबे का रथ पाया गया है। तांबे का रथ कहाँ से मिला है यदि आपसे पूछ ले, तो ये साक्ष्य मिला है दैमाबाद महाराष्ट्र से। और एक सबसे पूर्वी स्थल भारत में यूपी जिले का स्थल है आलमगीरपुर मेरठ में, यह सबसे पूर्वी स्थल था। और इसका सबसे पश्चिमी स्थल ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में सूत का गैंडोर, ये पाकिस्तान में मिला है। सबसे उत्तरी स्थल अखनूर में है ये मांडा फ्रेंड्स, अखनूर जिले में जम्मू कश्मीर के। सिंधु घाटी सभ्यता में जल निकास प्रणाली का वर्णन करें। जल निकालने के लिए किस तरह की उनकी व्यवस्था थी सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों को। बहुत ही व्यवस्थित जीवन था उनका, नगरीय जीवन था सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का। उनका जल निकास की प्रणाली किस तरह काम करती थी ये और देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों में जल निकासी के लिए नालियों का जाल बिछा हुआ था। नालियों का उन्होंने अच्छा जाल बिछाया हुआ था। विकसित अवस्था के मोहनजोदड़ो शहर में घरों में कुएं भी होते थे। विकसित अवस्था, ये क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा गया है फ्रेंड्स, किस स्थल के विकसित अवस्था में घरों में कुएं मिले हैं इस सभ्यता के दौरान, तो वो स्थान है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मृतकों का टीला, यानी माउंड ऑफ द डेड। माउंड का मतलब होता है फ्रेंड्स हिंदी में टीला। नगरों के सभी घरों में स्नानागार पाए गए हैं, और नगरों में हर एक के स्नानागार और शौचालय भी था फ्रेंड्स। हर एक घर में शौचालय भी था, टॉयलेट भी उस टाइम।
वर्तमान में भी बहुत से गांव में, जैसे अभी ODF फ्री की स्कीम मोदी को चलानी पड़ी जब शौचालय मुक्त भारत बना है, लेकिन अब भी भारत में शौचालय नहीं थे बहुत सी जगहों पर। लेकिन वो इस तरह की विकसित सभ्यता थी उस टाइम भी, आज से 5000 साल पहले भी शौचालय थे, स्नानागार थे, यानी बाथरूम था हर एक घर में। घरों में गंदा पानी बहकर गली के नालियों में चला जाता था और गली की छोटी नालियों का पानी बड़ी नालियों में चला जाता था। घरों का पानी नालियों से बहकर छोटी छोटी नालियों में चला जाता था। जैसे कि ग्रिड पद्धति में ये शहर बसा हुआ था। मान लो ये बड़ा हाईवे है और ये छोटे छोटे रास्ते हैं, इनके साइड में नालियाँ बनी हुई थी। नालियाँ आपको बता दूं पक्की ईंटों की बनी हुई थी, पक्की ईंटों से बनी हुई नालियाँ थी। और एक स्थान पर काठ की नालियाँ मिली हैं, यानी लकड़ी की नालियाँ भी नहीं हैं, वो स्थान है कालीबंगा। तो ये जैसे सड़कों के साइड में साथ में ये नालियाँ हैं, तो इनमें ये घर हैं, जैसे इन घरों से छोटी नालियों से इन छोटी नालियों में पानी आएगा, छोटे नालियों से इन नालियों में, और ये हाईवे के बड़े नाले में ये जाकर मिल जाती हैं और शहर से बाहर ये पानी को, गंदे पानी को पहुंचाती हैं ये नालियाँ। इन छोटे बड़ी नालियों में पानी चला जाता है। ये बड़ी नालियाँ एक विशाल नाले से जुड़ी हुई रहती थी। सारे नगर का गंदा पानी इन नालों के द्वारा नगर से बाहर ले जाया जाता था। इन नालों से बहकर सारे नगर का गंदा पानी बाहर पहुंचाया जाता था। नगर की नालियाँ बड़ी बड़ी ईंटों और पत्थरों की शिलाओं से ढकी हुई थी उस समय फ्रेंड्स। आज भी आपको ढकी हुई नहीं मिलेंगी इंडिया में नालियाँ, किसी भी विकसित देश में मिलेंगी आपको ये व्यवस्था, लेकिन वहाँ पर ऐसी व्यवस्था की थी कि बड़ी बड़ी शिलाओं और जो ईंटों से इनको ढका गया था। और कुछ कुछ दूरी पर इनको साफ करने की भी व्यवस्था की गई थी। इन नालियों की सफाई के लिए हौज लगे हुए होते थे, जिन्हें ढक्कन की तरह हटाकर सफाई की जाती थी। जगह जगह पर इनको हटा के इनमें सफाई की भी व्यवस्था थी। इनमें हौज लगे हुए होते थे और वो ढक्कन की तरह का काम करते थे। उनको हटा के इनकी सफाई की जाती थी। कालीबंगा नगर की नालियाँ लकड़ी की बनी हुई थी, जबकि अन्य शहरों की नालियाँ पक्की ईंटों की बनी हुई थी। पक्की ईंटों की नालियाँ थी ये फ्रेंड्स। इनके मकान भी पक्की ईंटों की बनी हुई थी, गलियाँ भी पक्की ईंटों की बनी हुई थी इस सभ्यता के लोगों की। तो ये पॉइंट ध्यान रखें, ईंटों का ध्यान रहना चाहिए कि ये एग्जाम्स में पूछा गया है कि किस तरह का, यही इस व्यवस्था सभ्यता की विशेषता थी। पक्की ईंटों से और कहीं भी मकान नहीं बनाए गए थे किसी भी सभ्यता में दूसरे देशों की। इसके साथ की और सभ्यताओं के बारे में आपको पता होना चाहिए। सुमेरिया की सभ्यता है जिसे मेसोपोटामिया सभ्यता बोलते हैं, और जैसे मिस्र की सभ्यता है, और भी कई सभ्यताएं, पक्की ईंटों का प्रयोग कहीं नहीं किया गया। माया सभ्यता है एक अमेरिका महाद्वीप की। हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारणों का वर्णन करो। हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारणों का वर्णन करना है आपको। क्या क्या मुख्य कारण थे? बहुत से कारण रहे हैं फ्रेंड्स हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण, तो कुछ है कि शामिल किए हैं हालांकि इसमें। तो हड़प्पा सभ्यता के पतन के संदर्भ में इतिहासकार एक मत नहीं है, सभी इतिहासकारों का एक मत नहीं है। हड़प्पा सभ्यता का कोई कुछ कारण बताता है, क्योंकि इसके कोई लिखित साक्ष्य वगैरह कुछ या कुछ भी नहीं मिला है। आज भी विवाद होता रहता है विद्वानों में। अनुमान के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का पतन के निम्न कारण हो सकते हैं। एक तो इनका कारण हो सकता है आर्यों का आक्रमण। इसके बाद की सभ्यता थी वो ग्रामीण सभ्यता थी, और ग्रामीण सभ्यता यानी वैदिक सभ्यता थी। वैदिक सभ्यता में आर्य लोग रहते थे। आर्य लोग माना जाता है कि मध्य एशिया से ये आए थे। मध्य एशिया से आकर इन्होंने रथों पर ये आए थे और इन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों पर आक्रमण किया था, इनको मार दिया था और यहाँ पर ये आकर बस गए थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग शांति प्रिय थे, वे हथियारों का निर्माण पर बहुत कम ध्यान देते थे। इस सभ्यता के लोग बहुत ही शांति प्रिय लोग थे फ्रेंड्स। वो हथियार बहुत ही कम बनाते थे, छोटे छोटे हथियार थे इनके, छोटे छोटे चाकू के बराबर के, तांबे वगैरह के और पत्थर वगैरह के ये हथियार बनाते थे। हाई क्वालिटी के हथियार इनके पास नहीं थे। ऐसा माना जाता है कि हड़प्पा के निवासियों पर भारी आक्रमण हुए होंगे, वहाँ के लोगों की हत्या कर दी गई होगी। इसके बाद की सभ्यता आर्यों की वैदिक सभ्यता थी, जिसे आर्यों के आक्रमण से इस सभ्यता का पतन हो गया होगा। तो ये मान लिया जाता है कि आर्यों के आक्रमण से इस सभ्यता का पतन हो गया होगा। वहाँ के लोगों को मार दिया होगा या गुलाम बना लिया होगा। ये भी थ्योरी है कि वहाँ के लोगों को गुलाम बनाकर रखा गया होगा। और बाढ़ भी इस
ये भी मेन कारण माना जाता है और सबसे ज़्यादा विश्वास इसी पे होता है। हड़प्पा सभ्यता के सभी प्रमुख नगर नदियों के किनारे बसे हुए थे। प्रतिवर्ष आने वाली बाढ़ से परेशान होकर यहाँ के मूल निवासी अन्य स्थानों पर रहने को विवश हो गए होंगे। यानी हर साल इनमें बाढ़ आती थी नदियों के किनारे, क्योंकि इन्होंने पेड़ों को तो काट दिया था, तो बाढ़ को रोकने की व्यवस्था इनके पास नहीं थी। तो इससे परेशान होकर इन्होंने अपनी जगह चेंज कर ली होगी और उस बाढ़ में ये छोड़कर चले गए होंगे। और ये अचानक तेज बाढ़ आई होगी, तेज बारिश और बाढ़ के कारण इनके घर डूब गए होंगे और दूसरी जगह ये बस गए होंगे। लेकिन इसमें बाढ़ वाले कॉन्सेप्ट में ये क्लियर नहीं हो पाता कि कुछ एक नगर थे जो नदियों के किनारे नहीं थे, तो उनको किस तरह नष्ट किया गया, कैसे नष्ट हुए, इसका इस थ्योरी में पूरा डिटेल नहीं बताया गया। नदियों का मार्ग परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन इनका मेन रीजन हो सकता है इस सभ्यता के। नदियों के मार्ग बदलने के कारण इस सभ्यता के लोगों को पानी की आपूर्ति नहीं हुई, उन्हें सिंचाई के लिए पानी की कमी हो गई थी। इस कारण वे गंगा नदी के आसपास के क्षेत्रों में बस गए होंगे। इसके बाद के जो सभ्यता थी, वैदिक सभ्यता थी, वो गंगा नदी के आसपास बसी हुई थी। तो नदियों का जो मार्ग परिवर्तन हो गया उसके बाद इन्होंने इन स्थानों को छोड़ दिया होगा और दूसरे स्थानों पर जाकर बस गए होंगे। और ये ऐसा मान लिया जाता है कि शायद ये आर्य बन गए हों बाद में, जो ग्रामीण सभ्यता के आर्य थे। ये प्रश्न अभी पूरा नहीं हुआ है, पतन के कारणों का प्रश्न। पतन के और भी कारण बन सकते हैं, उनको भी आप जरूर लिख के आइएगा। जैसे कि भूकंप, उस समय भूकंप आया होगा, उससे नष्ट हो गए होंगे लगातार कई शहरों में, जैसे कि एक साथ भूकंप आते हैं उसी तरह के तेज भूकंप आए होंगे तो ये नष्ट हो गए होंगे। भूकंप से बाढ़ भी आई होगी, साथ में नदियों का पानी भी उछट कर उनमें पहुंच गया होगा उनके घरों में। और एक और थ्योरी है कि मलेरिया से मरे हुए बहुत से लोगों का टेस्टिंग की गई, मृत लोगों का, तो उनका पता लगा कि वो मलेरिया रोग के कारण मरे थे। तो मलेरिया रोग की महामारी इनमें फैल गई होगी, ये भी माना जाता है। तो मलेरिया की महामारी ये भी आप लिख सकते हैं, इसके कारण से इन लोगों की सभ्यता नष्ट हो गई होगी। और भी कई सारे कारण बनते हैं इनके पतन के, वो सभी आप लिख सकते हैं। क्वेश्चंस देख लेते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित थी? तो अभी अभी क्वेश्चन आया था, ये कांस्य युग की सभ्यता थी, यानी ब्रॉन्ज एज की सभ्यता थी ये। और किस काल की थी ये? आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा जाता है इसको, आद्य ऐतिहासिक युग या काल के अंतर्गत। अलग अलग तरह से विभाजन हुआ है इनका आद्य युगों का, मेटल्स के आधार पर भी हुआ है और युग के आधार पर भी। तो इसमें आद्य ऐतिहासिक युग या कांस्य युग से संबंधित ये सभ्यता रही है। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? किससे बनाए जाते थे? ईंट को इंग्लिश में क्या कहेंगे? ब्रिक्स से बनाए जाते थे, ईंटों से बनाए जाते थे उनके घर। ऑप्शन ए इसका करेक्ट रहेगा। सिंधु सभ्यता का पतन नगर यानी बंदरगाह कौन सा था? सिंधु सभ्यता का भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह यदि आपसे पूछ लिया जाए, सबसे बंदरगाह को इंग्लिश में पोर्ट कहते हैं, तो वो कौन सा है? लोथल। लोथल कहाँ पर है? गुजरात राज्य में है। सबसे ज्यादा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता के किस राज्य में खोजे गए हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो गुजरात सही आंसर रहेगा। और लोथल किस नदी के तट पर था? ये बोगवा नदी के तट पर था ये स्थल। और यहाँ से क्या क्या? हाथी दांत का पैमाना यहाँ से मिला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। गोदीवाड़ा यहाँ से मिला है, बंदरगाह था ये। मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? मोहनजोदड़ो शहर है वो किस देश में है? देश पूछ लिया जाए तो आपसे देश होगा पाकिस्तान। पाकिस्तान देश में है ये। और हड़प्पा भी पाकिस्तान देश में ही है। और ये किस प्रांत में है? सिंध प्रांत में। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में और भी स्थान रहे हैं इस सभ्यता के, वो हैं कोट दिज्जी। कोट दिज्जी भी सिंध प्रांत में है, ये ध्यान रखें। अमरी है फ्रेंड्स, वैसे वो असली नाम अमरी जो है स्थान, ये भी सिंधु नदी के पाकिस्तान के सिंध प्रांत में ही मिला है ये स्थान भी। तो कई सारे स्थान पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मिले हैं। मोहनजोदड़ो भी मेन स्थान है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में ही मिला है। ये प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे हुए क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियोज में कवर किए हैं, इनको भी आप ज़रूर देख लीजिएगा। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं इस सभ्यता से संबंधित। और आपको जो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन का आंसर भी देना है आपको कमेंट्स में। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे? किस धातु के बारे में उनको नॉलेज नहीं थी? सोना, चांदी या फिर तांबा या फिर लोहा?
तो फ्रेंड्स इन सभ्यता के लोगों के बारे में बताता हूँ। सोना चांदी की भी इनको नॉलेज थी, इनको तांबा की भी नॉलेज थी, और सबसे इम्पोर्टेंट कांसा धातु की भी नॉलेज थी, टिन धातु की भी नॉलेज थी इनको। तो एक धातु है जिसके बारे में नॉलेज नहीं थी। इस सभ्यता के लोगों को गाय की नॉलेज नहीं थी, गाय पशु की नॉलेज नहीं थी, शेर की नॉलेज नहीं थी, शेर पशु की, और एक और पशु अश्व यानी घोड़े की नॉलेज कुछ ही स्थानों पर थी। यानी सूरकोट दा स्थान को छोड़कर बाकी स्थान के लोगों को घोड़े के बारे में, घोड़े के गुणों के बारे में नहीं पता था। इस सभ्यता के दौरान मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले हैं। तो ये प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे हुए, एसएससी में 2 बार ये पूछा गया है। यही क्वेश्चन मैंने कवर किए हैं इस चैनल पर। तो फ्रेंड्स बहुत से साक्ष्य नहीं मिले हैं, जैसे मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले हैं, यहाँ पर कहीं भी मंदिर नहीं मिला है, और विष्णु पूजा के साक्ष्य नहीं मिले हैं। हालांकि पशुपति शिव की पूजा, शिव भगवान की पूजा के साक्ष्य शिवलिंग जरूर मिला है। तो फ्रेंड्स आपका बहुत बहुत वीडियो देखने के लिए। आगे भी दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न और अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न और भी अगले वैदिक सभ्यता वर्ग वगैरह और टॉपिक्स के लिए भी आप इस चैनल से जुड़ जाइए। धन्यवाद।